आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज। भारतीय सेना ने बुधवार सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 ठिकानों पर कार्रवाई की। ये ठिकाने जैश ए मोहम्मद, जेईएम, लश्कर ए तैयबा, एलईटी और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे। भारतीय जांच एजेंसियों का कहना है कि बहावलपुर, पाकिस्तान में जैश का ट्रेनिंग बेस मसूद अजहर ने 2000 में IC 814 हाईजैक की डील के बाद बनाया था। जैश और इसके आतंकी देश में कई हमलों के जिम्मेदार रहे हैं, जिसमें 2001 का जम्मू कश्मीर असेंबली ब्लास्ट, 2008 का दिल्ली ब्लास्ट, 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट और 26/11 मुंबई अटैक शामिल है। पठानकोट, उरी और पुलवामा अटैक भी इसी संगठन की साजिश थे। एलईटी को हाफिज सईद ने 1987-88 में बनाया था। इसका मुख्यालय मुरिद के पंजाब, पाकिस्तान के पास स्थित है। यह संगठन भी कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है, जिनमें 2001 का संसद हमला और 2008 का मुंबई अटैक शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने मसूद अजहर को 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। अमेरिका ने जेईएम को फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन और एसडीजीटी यानी स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला हुआ है। एलईटी यानी लश्कर ए तैयबा को भी अमेरिका और यूएनएससी ने 2001 से टेरर ग्रुप माना है। इसका हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद के पीओजेके में है और इसे 1989 में अंसारुल हक ने बनाया था। इसका कमांडर बुरहान वानी 2016 में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारा गया। भारतीय एजेंसियों का कहना है कि इन संगठनों का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा लॉन्च पैड्स के रूप में किया जाता है, जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं। यूएनएससी और अमेरिकी एजेंसी ने इन संगठनों को बार बार ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है और पाकिस्तान से सख्त एक्शन की मांग की है। हाफिज सईद को 2008 में एसडीजीटी घोषित किया गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार से मांग की थी कि सईद को गिरफ्तार कर उसके अपराधों के लिए ट्रायल कराया जाए। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर में स्थित जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी प्रमुख निशाना बना। ये भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 100 किलोमीटर अंदर है। मसूद अजहर समेत कई आतंकी वहां आते जाते रहते हैं। सियालकोट के पास सरजाल कैंप और महमूना जोया कैंप भी टारगेट किए गए। सरजाल कैंप भारत सीमा से सिर्फ 6 किलोमीटर अंदर है और मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या के आरोपियों की ट्रेनिंग वहीं हुई थी। महमूना जोया कैंप, जो सीमा से 12 किलोमीटर अंदर है, हिजबुल मुजाहिदीन की ट्रेनिंग फैसिलिटी है और रिक्रूटमेंट और लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए 9 हमलों में से 4 पाकिस्तान की सरजमीन पर किए गए, जिनमें उसका अहम इलाका पंजाब भी शामिल है। ये 1971 की बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद पहली बार है जब भारत ने पाकिस्तानी पंजाब में स्ट्राइक की है। हमले उन ठिकानों पर किए गए जो भारत में हुए कई बड़े आतंकवादी हमलों से जुड़े रहे, जैसे 26/11 मुंबई अटैक, पठानकोट हमला, उरी हमला और 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला। सरकार ने मीडिया को जानकारी देने के लिए 2 महिला अधिकारियों को तैनात किया। आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने औपचारिक बयान दिया था। कर्नल कुरैशी ने बताया कि कुल 21 कैंप की पहचान की गई थी, जिनमें से 9 को स्ट्राइक के लिए चुना गया। इनमें मुरिदके में स्थित लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा शामिल था, जहां अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली थी और डेविड हेडली ने भी वहां ट्रेनिंग पाने की बात कबूल की थी। अब आइए पाकिस्तान के साथ भारत की मोदी हुकूमत के दौर की झड़पों का बारीकी से मुआयना करते चलते हैं। साल 2016 में उरी में 19 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद भारत ने एलओसी के पास सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2019 पुलवामा धमाके में भारत के अर्धसैनिक बलों के 40 जवान मारे गए थे। इसके बाद भारत ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर बालाकोट के पास हवाई हमला किया था। इस दौरान जवाबी हमले हुए और हवा में लड़ाकू विमानों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली थी। भारत का कहना है कि उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया,
जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, LAT, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख ठिकानों पर गहरी चोट की गई। भारतीय प्रवक्ता के अनुसार सबसे करीबी लक्ष्यों में सियालकोट में 2 कैंप थे जो सीमा से सिर्फ 6 से 18 किलोमीटर दूर हैं। भारत का कहना है कि हवाई हमले का सबसे दूरस्थ लक्ष्य पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। प्रवक्ता के अनुसार LOC से 30 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में लश्कर के कैंप का संबंध भारत प्रशासित कश्मीर में हाल ही में हुए हमलों से है। भारत ने कहा है कि उसके बाद पहलगाम हमले में पाकिस्तान के आतंकवादियों और बाहरी कारकों के जुड़े होने के स्पष्ट सबूत हैं, जबकि पाकिस्तान ने इससे साफ इनकार किया। पाकिस्तान ने भी कहा है कि भारत ने अपने दावों के पक्ष में कोई सबूत नहीं दिए हैं। यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल की सलाखों के अंदर हैं। इमरान खान को जेल भेजने ने सेना विरोधी व्यापक विरोध को जन्म दिया था। हालांकि भारत के साथ मौजूदा गतिरोध पाकिस्तान की इस दिवालिया हुकूमत के लिए जनता का समर्थन हासिल करने का मौका भी दे रहा है, खासकर शहरी मध्यवर्ग में जो शहबाज शरीफ की इस छीना झपटी वाली सरकार का पुरजोर विरोधी रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज 2016 या 2019 की तुलना में पाकिस्तान की आवाम का सेना के समर्थन के प्रति कम झुकाव है। युद्ध उन्माद की आम लहर साफ तौर पर नहीं है, लेकिन अगर मध्य पंजाब में जनता की राय बदलती है, जहां भारत विरोधी भावनाएं अधिक हैं, तो सेना पर कार्रवाई करने के लिए अधिक नागरिक दबाव देखे जा सकते हैं और इस संघर्ष के कारण सेना की लोकप्रियता फिर से बढ़ जाएगी। और इसी मौके को भुनाते हुए शहबाज शरीफ जैसे कपटी रहनुमा पारंपरिक रूप से बाहरी खतरे के समय अपनी आवाम को राष्ट्रीय रक्षा नैरेटिव के जाल में फंसाए रखकर और उन्हें एकजुट करने की जुगत में जुटे हैं और अपनी आवाम के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो पहले ही पाकिस्तानी जनता को लूटकर विदेशों में मालो असबाब का जखीरा खड़ा कर रखें। भारत एक बार फिर संघर्ष और संयम के बीच महीन धागे पर चल रहा है। पहलगाम में हमले के कुछ ही देर बाद भारत ने अपने मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करके, सिंधु जल बंटवारा संधि को निलंबित करके, राजनयिकों को निष्कासित करके और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करके जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ की सेनाओं ने छोटे हथियारों से एक दूसरे पर फायरिंग की है, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही एक दूसरे के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। जवाब में पाकिस्तान ने 1972 के शिमला शांति समझौते को निलंबित कर दिया और अन्य जवाबी कदम उठाए। ये कदम 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत की कार्रवाइयों जैसे हैं, जब उसने पाकिस्तान के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN का दर्जा रद्द कर दिया, भारी टैरिफ लगा दिए और प्रमुख व्यापार और परिवहन संपर्कों को निलंबित कर दिया था। यह संकट तब और बढ़ गया था जब भारत ने बालाकोट पर हवाई हमले किए। उसके बाद जवाबी पाकिस्तानी हवाई हमले हुए और भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया। इससे तनाव और बढ़ गया। हालांकि कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से आखिरकार तनाव कम हुआ और पाकिस्तान ने सद्भावना के तौर पर पायलट को रिहा कर दिया था। भारत पुराने जमाने की कूटनीति को एक और मौका देने को तैयार था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने एक रणनीतिक और सैन्य मकसद हासिल कर लिया था और पाकिस्तान ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने जीत का दावा किया था। वीर रस से ओतप्रोत नजारे अब दोनों देशों में दिखने शुरू हो गए हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए लगाए पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्मी के हुलिया और गेटअप में एक्सपोज करते हुए ढोल नगाड़ा पीटना शुरू कर दिया है और इन पोस्टरों से भारतीय सेना को गायब कर दिया गया है। होना तो ये चाहिए कि इसमें सेना का गुणगान होता जो पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर आई, और इनमें कम से कम हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS की फोटो तो लगा ही देनी चाहिए थी। ऑल्ट न्यूज ने ऐसे 4 वायरल वीडियोस की तहकीकात की है जो फर्जी निकले हैं और इन्हें कल ही से सोशल प्लेटफॉर्म्स पर खूब साझा किया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय सुरक्षा बलों ने 6 और 7 मई के बीच की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी इंडियन आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग में सभी को दी गई। ब्रीफिंग के मुताबिक ऑपरेशन में 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर
रात 1 से 2 बजे के बीच मिसाइल दागे गए। इस खबर के आते ही हर तरह के दावे देखने और सुनने को मिल रहे हैं, आपको भी जरूर मिले होंगे। ऑल्ट न्यूज की टीम को अपनी जांच में कई क्लेम्स गलत मिले। शायद आप भी उनमें से किसी झूठ का शिकार हुए होंगे, क्योंकि झूठ सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी है। जैसे कि ये वीडियो। अंजना ओम कश्यप ने आज तक पर इस वीडियो को ऑपरेशन सिंदूर का बताते हुए कहा कि आइए आपको ऑडियो के साथ पाकिस्तान पर हमले की तस्वीर दिखाते हैं। एबीपी न्यूज की चित्रा त्रिपाठी, न्यूज 18 की रूबिका लियाकत, टीवी 9 नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य राज कौल, इन सभी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो बताया, जबकि सच ये है कि ये वीडियो पुराना है। ऑल्ट न्यूज को ये वीडियो काबुल न्यूज टीवी के ट्विटर हैंडल पर 23 अक्टूबर 2023 को अपलोड किया हुआ मिला। इस पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो गजा पर हुए इजरायली हमले का है। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सबीर शाकिर ने भी इसे पाकिस्तान के भवालपुर पर हुए अटैक का बताया। इसके अलावा देखिए कि कैसे इस वीडियो को इंडियन यूजर्स ने तो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बताया और पाकिस्तानी यूजर्स ने पाकिस्तान द्वारा जवाबी हमला बताया। एल सेल्वाडोर के एक जर्नलिस्ट एडवर्डो मेनोनी ने भी इसे इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो बताया। हमें ढूंढने पर पता चला कि यह वीडियो भारत के सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल पर 2 अक्टूबर 2024 को ही अपलोड हो चुका था। कैप्शन के अनुसार यह वीडियो ईरानी मिसाइल्स का इजराइल के ऊपर अटैक का है। बात साफ है, वीडियो अक्टूबर 2024 में अपलोड हो चुका था, यानी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ नहीं है। इसी सिलसिले में इन तस्वीरों और वीडियो को पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई का बताया गया, जबकि सच यह है कि यह वीडियो अगस्त 2020 का है और लेबनान के बेरूट शहर का है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर और पाकिस्तान बेस्ड ARI न्यूज ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन फाइटर जेट्स को गिरा दिया, जबकि सच यह है कि इन तस्वीरों का ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। पहली तस्वीर 21 मई 2021 की है, दूसरी तस्वीर 2 सितंबर 2024 की है। ऐसे में वीर रस की इस छलकती धारा में क्या हम भ्रामक खबरों को जनता के जहन में नहीं ठूस रहे, और क्या ये मीडिया की अंधभक्ति और दिवालियेपन का उदाहरण नहीं है कि तथ्यों से रहित सूचनाएं मेनस्ट्रीम मीडिया परोसे जा रही है और हम इन्हें सच मान बैठते हैं। युद्ध के लम्हों में ऐसा अक्सर देखा गया है कि भ्रामक खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, क्योंकि उनमें जोश होता है, आग होती है और हमारे जज्बातों को भड़काने की ताकत होती है। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, भ्रामक खबरों से दूर रहें, संयत रहें और सब्र का दामन थामे रखें।